सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पी आर नॉलेज सेंटर। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम पढ़ रहे हैं लूसेंट और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर बता देता हूं जो कि मैंने लास्ट वीडियो में दिए थे। तो उन क्वेश्चन के आंसर रहे। और पहला क्वेश्चन था हमारा कि इंडिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। यस फ्रेंड्स, तो इंडिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर स्टेट के बंदीपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह 11 किलोमीटर लंबी तथा 9.6 किलोमीटर चौड़ी तथा 14 मीटर गहरी यानी कि 46 फीट गहरी है। वह एंशियंट टाइम में इसे महापद्मसर नाम के से भी जाना जाता था। तो वुलर झील को एंशियंट टाइम में किस नाम से जाना जाता था? महापद्मसर नाम से भी जाना जाता था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, दुनिया का ऐसा देश फ्रांस है जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? वर्ल्ड बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, तो बिगेस्ट लाइब्रेरी है कांग्रेस लाइब्रेरी, जो कि यूनाइटेड स्टेट के वाशिंगटन डीसी में है तथा इसके फाउंडर हैं जॉन एडम। तो भारत की पहली किन्नर न्यायाधीश कौन है? भारत की पहली किन्नर न्यायाधीश हैं जोईता मंडल, जो कि इंडियाज फर्स्ट बंगाली ट्रांस वुमेन जज कहलाई। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय कहाँ है? तो अपने भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में है तथा इसे बनाने का कार्य भारतीय किन्नर शिक्षा लोक सेवा संघ ने लिया है तथा यह इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानी जाएगी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दुनिया की सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे छोटी पक्षी जून सीटो है तथा इसे हेलेना नाम से भी जाना जाता है तथा इसका साइंटिफिक नाम है मेलिसुगा हेलेनई। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा फ्रेंड्स है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में पढ़ने के लिए दो भागों में बांटा गया था। पहला था ऋग्वैदिक काल तथा दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो था ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल जो था वह 1000 से 600 ईसा पूर्व विभाजित किया गया था। और वैदिक सभ्यता में सबसे पहले कौन आए? आर्य आए। आर्य ये जो आए ये सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। पंजाब और अफगानिस्तान में बसे तो इन्होंने क्या किया कि एक सभ्यता बनाई, यानी कि अपने एक सभ्यता बनाई रहने के लिए, जिसे उन्होंने वैदिक सभ्यता का नाम दिया। तो इसे कहते हैं फ्रेंड्स, जो आर्यों द्वारा बनाई गई सभ्यता है, जो ये वैदिक सभ्यता है, ये आर्यों द्वारा बनाई गई है तथा इसे यह ग्रामीण सभ्यता भी कहलाती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो हमने इसके पहले टॉपिक पढ़ा था सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों को एक इसके बाद जो आर्य आ गए और शासन करने लगे, तो उन्होंने अपने शासन करने के लिए एक इकाई बनाई, एक यानी कि एक यूनिट बनाई, जो कि इस प्रकार थी। असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अपनी यूनिट बनाई, जैसे कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। यह भी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं चलिए आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। कुल यानी कि जैसा हो गया कि आपका परिवार हो गया, वो कहलाया आपका कुल। कुल के बाद आपका परिवार कहाँ रहता है? जैसे कि मान लीजिए गाँव में रहता है तो उसे कह दिया ग्राम। और फिर गांव कहाँ है? जिले में है तो उसे कह दिया विश्व। और फिर जिला कहाँ है? स्टेट में है यानी कि राज्य में है तो उसे कह दिया जन। और जन कहाँ, स्टेट कहाँ है? वो राष्ट्र में यानी कि इंडिया कंट्री में है तो उसे कह दिया राष्ट्र। तो इसी तरह इन्होंने अपनी एक इकाई बनाई हुई थी कि कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। तो जो ग्राम का मुखिया होता था उसे ग्रामीणी कहा जाता था, यानी कि गांव का जो मुखिया होता था उसे ग्रामीणी, जैसे आजकल ग्राम के मुखिया को सरपंच कहा जाता है, उसी प्रकार वैदिक सभ्यता में ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था तथा विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था। इसी प्रकार जो वैदिक सभ्यता में जो आर्यों ने शासन किया, तो यहाँ शासन के लिए बहुत सारे अधिकारी हुआ करते थे। इनमें से कुछ अधिकारी इस प्रकार हैं कि पूरब कहलाता था दुर्गपति। दुर्ग यानी कह सकते हैं, दुर्ग कहलाता है महल या किला कहते हैं। तो दुर्ग यानी कि किले की जो रक्षा करता था, या पूरे उसके अंडर में होता था पूरा किला, इसकी सुरक्षा करना, या उसमें कोई भी घुसपैठिया घुस ना पाए या किसी प्रकार की हानि न पहुंचा पाए, तो उसे पुरब कहा जाता था या दुर्गपति कहा जाता था। दूसरा होता था स्पस।
स्पष्ट होता था, जो जनता के बीच जाकर गतिविधियों का पता करता था, यानी कि हमारी जनता के बीच क्या हो रहा है, कैसी बातें हो रही हैं, या जन का क्या चल रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं है आदि, ऐसे बहुत सारी बातें होती थी जो वो पता करते थे और अपने राजा को बताते थे। नेक्स्ट है वाजपति। ये गोचर भूमि के अधिकारी होते थे। गोचर भूमि यानी गाय का जहाँ चारा उगाया जाता था, गाय को खिलाया पिलाया जाता था, उस भूमि के अधिकारी होते थे। नेक्स्ट है उग्र। उग्र यानी कि अपराधियों को सजा देने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसे उग्र कहा जाता था। सभा एवं समिति। सभा एवं समिति एक ऐसी समिति थी जो राजा को सलाह मशवरा देने के लिए, किसी भी डिसीजन लेने से पहले राजा सभा और समिति में जो सदस्य होते थे उनसे डिस्कस करते थे किसी भी टॉपिक के बारे में, और डिसीजन लेने से पहले इनसे डिस्कस करके फिर डिसीजन लिया करते थे। युद्ध में कबीले का नेतृत्व, यानी कि जो भी युद्ध होता था वैदिक सभ्यता में, तो कबीले का नेतृत्व, या कह सकते हैं कि अपने राज्य का नेतृत्व राजा ही करता था, तथा युद्ध के लिए खास शब्द का उपयोग किया जाता था। क्या वह शब्द था? गविष्टि। जी हाँ दोस्तों, खास युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का उपयोग किया जाता था। तो गविष्टि शब्द का अर्थ है गाय की खोज। इस युग में, यानी कि वैदिक सभ्यता में, गाय की खोज या गाय के लिए ही अधिकतर युद्ध लड़े गए हैं, तथा गविष्टि शब्द का अर्थ है गाय की खोज से। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, युद्ध के लिए वैदिक सभ्यता में कौन सी शब्द का उपयोग किया जाता था? तो वह शब्द है गविष्टि। दशराक युद्ध। दशराक युद्ध एक ऐसे युद्ध है जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें मिलता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए या लिख लीजिए। दशराक युद्ध। दशराक युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में प्राप्त होता है, तथा इस युद्ध को परुष्णी नदी के किनारे, जो कि अब परुष्णी नदी जो अब रावी नदी के नाम से जानी जाती है, जी हाँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा, परुष्णी नदी को अब क्या कहा जाता है? रावी नदी के नाम से जाना जाता है। तो रावी नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था। यह 10 जनों और इस दशराक युद्ध को सुदास कहा जाता था। जो दशराक युद्ध था, जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख किया गया है इसका, ये परुष्णी नदी किनारे सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। फ्रेंड्स, यहाँ 10 जनों को मतलब 10 पीपल्स से नहीं है, कोई 10 लोगों से नहीं है। जैसे एक सिख होते हैं, या हिंदू हो गए, या मुस्लिम हो गए, ऐसे ही वह 10 जन एक समुदाय था, एक संप्रदाय था। तो यह युद्ध 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। जो आर्य थे वो, उनका समाज पितृ प्रधान था, यानी कि पिता को ही सब कुछ माना जाता था, पिता को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, और ग्राम के मतलब परिवार के मुखिया को पिता को माना जाता था। जैसा कि हमने अभी, सिंधु सभ्यता ऐसी नहीं थी। सिंधु सभ्यता क्या थी? सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, लेकिन हमारी जो वैदिक सभ्यता है वो पितृ प्रधान हो गई। और इसमें एक मुख्य क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था, या कुल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ये यहाँ परिवार के या कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता था। वैदिक सभ्यता की कुछ प्रथाएं हैं जो बहुत ही प्रचलित में नहीं है या बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। स्त्रियाँ इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में बैठ सकती थी, पूजा पाठ कर सकती थी, और बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा इसमें प्रचलित नहीं थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं। विधवा जो स्त्रियां होती थी, वह अपने पति के मरने के बाद जो अपने देवर, जो उनके पति का छोटा भाई होता था, उनसे विवाह कर सकती थीं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को इसमें कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ जो था, यानी कि उन लोग ड्रिंक लेते थे, वो सोम रस था। सोम रस यानी कि कह सकते हैं एक तरह से जैसे जो कि वनस्पतियों से बनाया जाता था, पेड़ पौधों या फूल पत्तियों से बनाया जाता था, जो इस समय हम वह उसका फॉर्म दारू में या वाइन में कन्वर्ट हो गया है, उस समय उसे सोम रस कहा जाता था। महर्षि कणाद जो थे वो भारतीय परमाणुवाद के जनक माने जाते थे। भारतीय परमाणुवाद के जनक माने जाते थे, जो कि वैदिक सभ्यता में बताया गया है कि महर्षि जो कणाद थे वो भारतीय परमाणुवाद के जनक माने जाते थे, और भारत को मजबूत बनाने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। गाय को अधन्या शब्द के नाम से भी जाना जाता था। अधन्या शब्द के पीछे एक बहुत अच्छी बात है कि गाय को अधन्या शब्द से नाम से जाना जाता था। इसमें इसे गाय को ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता था, यानी कि गाय को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाई जा सकती थी। यानी कि गाय को मारना एक तरह से वैदिक सभ्यता में पूरी तरह से बैन था, तथा अगर जो भी गाय को कुछ मारता था या घायल करता था या किसी भी प्रकार की छोटी सी भी छोटी हानि पहुंचाता था,
उसे वेदों में उसके लिए मृत्यु दंड अथवा देश निकाला, यानी कि इंडिया देश से बाहर निकाल देने का प्रावधान था, या कानून एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से कानून बनाया गया था। बहुत ही अच्छा शब्द है कि गाय को किस नाम से जोड़ा गया था, अधन्या शब्द से। अधन्या क्या है कि गाय को न मारे जाने योग्य पशु के श्रेणी में रखा गया था। अब गाय आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, जिसे वो मनोरंजन के रूप में या घुड़सवारी के रूप में भी उपयोग करते थे और शिकार पर भी जाते थे तथा कह सकते हैं, और इनका प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु, तो आर्यों द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा थी, जिसे ये लोग श्याम अयस या लोहित अयस भी कहते थे। तो इन्होंने सबसे पहले कौन सी धातु खोजी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि आर्यों द्वारा सबसे पहले धातु कौन सी? लोहा धातु खोजी गई, जिसे ये लोग श्याम अयस या लोहित अयस भी कहते थे। व्यापार हेतु जो बिजनेस होता है, जैसे अब इस टाइम पे जो बाहर बिजनेस के लिए बड़े बड़े लोग बाहर जाते हैं, देशों में जाते हैं, तो उस टाइम पे वैदिक सभ्यता में जो लोग व्यापार के लिए बाहर जाते थे, दूर दूर जाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए कि जो वैदिक सभ्यता में लोग व्यापार के लिए दूर दूर जाते थे, उन्हें पणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? पणी। व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी लिखिए कि ऋण देकर ब्याज, ऋण यानी कि उधार देना, ऋण देना यानी उधार देना, फिर उसके बाद जो इंटरेस्ट लगाते थे या सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज लेना कहलाता है, उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था वेकनाट, वेकनाट कहा जाता था, या इसे कह सकते सूदखोर भी कहा जाता था। जैसे इस समय कोई अगर मान लीजिए बैंक से लोन लेता है, तो बैंक क्या करता है? बैंक अपना पूरा पैसा तो वापस लेता ही है, मूलधन यानी कि लेता ही है, लेकिन उसके साथ ब्याज भी लेता है, यानी कि ब्याज भी वसूलता है। तो कह सकते हैं कि हम बैंक को यहाँ पे कह सकते हैं कि वह वेकनाट है या सूदखोर है। इसी प्रकार वैदिक सभ्यता में ऋण देकर यानी कि उधार देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को सूदखोर या वेकनाट कहा जाता था। मनुष्य एवं जो उस समय पर वैदिक सभ्यता में मनुष्य एवं देवता के बीच संपर्क कराने के मध्यस्थ किसे माना जाता था? अग्निदेव को माना जाता था। मध्यस्थता यानी कि जैसे कि हम कह सकते हैं मैंने किसी से बोला यार मेरा ये काम करा दो, तो वो हम जहाँ हमारा काम होना है हम वहाँ डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि क्योंकि हमारी वहाँ पहुँच नहीं है, तो हम जहाँ तक हमारी पहुँच है वहाँ से हम कह रहे हैं कि हमारा ये काम करा दो। तो अगला व्यक्ति जो है जिससे हम कह रहे हैं वो जाकर उससे कहेगा कि यार ऐसा उसका काम कर दो। तो ये कौन हो गया? जो जिससे हम कह रहे हैं वो कौन हो गया? वो मध्यस्थ हो गया, एक तरह से डीलर हो गया हमारा, जो हमारा काम कराएगा। इसी प्रकार वैदिक सभ्यता में मनुष्य और देवता के बीच अग्नि जो थी वो मध्यस्थता का काम करती थी, यानी कि अग्नि से यज्ञ आदि या राजसू यज्ञ आदि किए जाते थे, जो वैदिक सभ्यता के लोग मानते थे कि हमारी बात इंद्र तक या भगवान तक पहुंच जाएगी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियाँ, ऋग्वेद में बहुत सारी नदियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनमें से सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी सरस्वती नदी को माना गया है। फ्रेंड्स आते हैं अब हम ऋग्वैदिक काल की कुछ नदियाँ हैं जिनके इसमें ऋग्वैदिक कालीन नाम दिए हुए हैं और आधुनिक नाम भी दिए हुए हैं। इसमें बहुत सारे नाम दिए गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही पढ़ने हैं, कुछ ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हें आप इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लीजिए या लिख लीजिए। इसमें से वितस्ता, जिसे क्या कहा जाता था? झेलम कहा जाता था। वितस्ता को ऋग्वैदिक काल में झेलम को वितस्ता कहा जाता था तथा आधुनिक काल में इसका झेलम है। आस्किनी चिनाब को कहा जाता था, तथा परुष्णी रावी नदी को कहा जाता था, तथा शतुद्री सतलज, विपाशा व्यास, सदा नीरा गंडक। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वितस्ता झेलम, आस्किनी चिनाब, परुष्णी रावी, शतुद्री सतलज, सदा नीरा गंडक तथा विपाशा व्यास नदी को कहा जाता था। अब हम आ जाते हैं अपने उत्तर वैदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल या जो हम पढ़ रहे हैं अभी, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा तथा हल रेखा को क्या सीता कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे नोट करिए कि उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा तथा हल रेखा को सिरा कहा जाता था। सत्यमेव जयते जो लिया गया है, वो सत्यमेव जयते शब्द जो वो मुंडकोपनिषद, एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद, वहाँ से लिया गया है। इसे
मुंडकोपनिषद में इसकी जिसकी तुलना टूटी हुई नाव से या फूटी हुई नाव से की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। महाकाव्य जो बहुत महाकाव्य हैं हमारे भारत में, दो ही बहुत सबसे बड़े महाकाव्य हैं। पहला तो महाभारत हो गई हमारी, दूसरी रामायण हो गया। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा माना जाता है, महाभारत मानी जाती है। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत है, जिसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो महाभारत को किस नाम से जाना जाता है, महाभारत को जय संहिता नाम से भी जाना जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो चलिए फ्रेंड, वैदिक सभ्यता का हमारे ये टॉपिक पूरा हुआ। अब जल्दी से लगाते हैं हम क्विक रिवीजन और करते हैं जो अब पूरे वैदिक सभ्यता का रिवीजन। फ्रेंड्स, मैंने लूसेंट की हिस्ट्री की जो पूरी नोट्स बना कर रखी हुई है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये मेरी इंस्टाग्राम लिंक पर, आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें और मुझे मैसेज करें। मैं आपको इससे की पूरी नोट्स जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ रिवीजन करते हैं। तो वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों ने प्रशासनिक इकाई, जो मैंने बताया कि आर्यों के प्रशासन करने के लिए एक इकाई या यूनिट अपनाई थी, उसे कौन सी थी, उसके क्या क्या थे, कुल, ग्राम, विश्व, जन तथा राष्ट्र, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में हैं। दुर्गपति को क्या कहा जाता था, पूरब कहा जाता था। तथा स्पष्ट कौन था, जो जनता के बीच गतिविधियों का पता लगाता था। इस काल में युद्ध के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था, इस काल में युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का उपयोग किया जाता था। दशराग युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दशराग युद्ध किनके बीच हुआ था, दशराग युद्ध 10 जनों तथा सुदास के बीच हुआ था। आर्यों का समाज कैसा समाज था, पितृ प्रधान था। परिवार या कुल के मुखिया को क्या कहा जाता था, परिवार या कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजू कहा जाता था। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है। अधन्या शब्द किसके लिए उपयोग किया गया है, अधन्या शब्द गाय के लिए उपयोग किया गया है, जिसमें यह दिया गया अधन्या शब्द इसे न मारने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया है। आर्यों द्वारा कौन सी धातु खोजी गई थी, आर्यों द्वारा सबसे पहले लोहा धातु खोजी गई थी, जिसे यह श्याम अयस या लोहित अयस भी कहते थे। पणि शब्द किसके लिए उपयोग किया गया है, तो पणि शब्द जो दूर दूर व्यापार के लिए व्यक्ति जाता था उसे पणि कहता था, या उसे के लिए पणि शब्द का उपयोग किया गया है। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, वैदिक सभ्यता में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, जो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी थी वह सरस्वती नदी थी। ऋग्वेदिक काल की जो नदियाँ थी जो कि हमने अभी पढ़ी हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वितस्ता को अब क्या कहा जाता है, झेलम कहा जाता है। आस्किनी को चिनाब कहा जाता है। परुष्णी को रावी कहा जाता है। सदानीरा को गंडक कहा जाता है। विपाशा को व्यास कहा जाता है तथा सदोद्री को सतलज कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था तथा हल के सिरे को क्या कहा जाता था, तो उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता था तथा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का पुराना नाम क्या है, महाभारत का पुराना नाम क्या है जो मिलता है हमें इतिहास से, वह जैन संहिता था तथा महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा क्विक रिवीजन पूरा हुआ और हम देते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग 5 न्यू क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि दुनिया की सबसे पहली हॉस्पिटल ट्रेन कहाँ है या किस देश में है। सेकंड क्वेश्चन इज विश्व की सबसे बड़ी तोप कहाँ है या और कहाँ स्थित है। थर्ड क्वेश्चन इज भारत की पहली ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है। थर्ड क्वेश्चन इज भारत में सबसे पहला स्कूल किसने शुरू किया गया था, किसने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है। ये रहे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस, जो कि मैं इनके आंसर आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।